नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। आपको दिखाएंगे हर वो अहम खबर जिसका आज के दिन में महत्व है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये खबर इंटरनेशनल रेसलर सुशील कुमार से जुड़ी हुई है, जो साथी पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर मामले में गिरफ्तार है। इस मामले में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। छत्रसाल स्टेडियम केस में पुलिस को रोहित की तलाश थी। इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। काफी समय से रोहित की तलाश में पुलिस थी, अब इसे धर दबोचा गया है। इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। और ये वीडियो दरअसल आप वारदात के समय का देख रहे हैं, जिसमें सुशील कुमार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रोहित करोर भी इस वीडियो में है और ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो से दरअसल काफी हकीकत सामने आ गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, वीडियो से काफी कुछ चीजें साफ हो रही हैं, लेकिन रोहित करोर का इस पूरे मामले में क्या रोल है, तफसील से बताएं। देखिए, रोहित करोर जो है वो 2007 यानी पिछले 14 सालों से सुशील पहलवान से जुड़ा हुआ है। पहलवानी करता था, बेहद करीब था, एक साथ ये लोग कहीं भी जाते थे। तो पुलिस को जब वीडियो मिला और वीडियो में रोहित दिखा, उसके बाद फिर पुलिस ने 8 लोगों के बयान दर्ज किए और उन बयानों के आधार पर जब पुलिस ने उसको क्रॉस चेक किया, क्योंकि 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिसमें सुशील, अजय और बाकी 4, तो इन सब के जब पुलिस ने बयान लिए, उसके बाद टेक्निकल एविडेंसेस जुड़ाए, तो उसके बाद फिर पुलिस कम से कम 5 से 6 लोगों की अभी इस वक्त की हम बात करें तो तलाश में जुटी हुई है। और रोहित करोर तक उसके बाद पुलिस पहुंची, उनमें से एक के। इन सभी को पुलिस सभी की मौजूदगी देख रही है, यानी कॉमन इंटेंशन सभी के खिलाफ लग रहा है। लेकिन वहां पर जब स्पॉट पे लोग पहुंचे तो मारपीट की नीयत, क्योंकि हथियार साथ में थे, बदमाश साथ में थे, तो नीयत थी, लेकिन किसका क्या रोल था ये एक एक करके पुलिस धीरे धीरे वेरीफाई करती जा रही है। और इसके लिए वो तमाम जो एविडेंसेस जो जुटा रही है उसकी मदद ले रही है पुलिस आगे बढ़ने में केस के। साथ साथ जो पुलिस कर रही है वो कर रही है मोटिव पता लगाना, क्योंकि पुलिस मोटिव पे उलझी हुई है। पुलिस को बिल्कुल ये बात गले नहीं उतर रही कि सिर्फ 2 महीने के किराए के लिए इस तरीके से तैयारी के साथ जाकर के मारपीट की गई और फिल्माया गया, मोबाइल में इस पूरी वारदात को फिल्माया गया, ये पुलिस के गले नहीं उतर रही। और यही वजह है कि पुलिस एक एक करके सारे किरदारों को अलग अलग वेरीफाई कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि इस केस के तह तक पहुंचा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि 4 और 5 मई की रात जो कुछ हुआ उसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि जो कुछ हुआ वो धीरे धीरे पुलिस के सामने अब साफ होता जा रहा है। पुलिस के पास एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, पुलिस के पास अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस और मौजूद हैं, क्योंकि पुलिस को मौके से डंडे वगैरह भी मिले थे जिन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान है, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे, खून के निशान जो थे उनकी भी जांच कराई जा रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये अभी वेरीफाई करने में पुलिस जुटी हुई है। जी नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये पूरा मामला दरअसल 8 लोगों के इर्द गिर्द अब घूम रहा है, जिसमें सुशील कुमार की अहम भूमिका बताई जा रही है। छत्रसाल स्टेडियम में हुई इस वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है, जब सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर समेत 2 लोग की पिटाई की थी। उस दौरान का एक वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने कल सुशील को यही वीडियो दिखाकर सवाल जवाब किए। ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार के सिर पर किस कदर खून सवार हो गया था, ये वीडियो उसका सबूत है। यही वीडियो सुशील कुमार पर पुलिस के कसते शिकंजे का सबसे बड़ा औजार भी है। 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक खिलाड़ी कैसे अपराधी बन गया, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार से पूछताछ के दौरान
जब उन्हें ये वीडियो दिखाया तो सुशील कुमार सन्न रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वारदात के दौरान बनाया गया ये वीडियो पुलिस के हाथ लग चुका है। सुशील कुमार तो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। जमीन पर गिरा शख्स जिसे सुशील कुमार पीटते दिख रहे हैं वही सागर धनखड़ है, जिसने इस पिटाई के बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। गुरुवार को पुलिस ने सुशील कुमार को नीरज बवाना गैंग के सदस्यों के साथ बिठाकर भी पूछताछ की। वीडियो के जरिए वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की पहचान की गई। सुशील कुमार के 2 साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत है। गौर से देखिए यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेर कर उस पर भी लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है, जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा करके ले आया था। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत देश के पूर्वी हिस्सों में आई यास तूफान ने तबाही मचाई। मूसलाधार बारिश से दोनों राज्यों के कई पेड़ उखड़ गए, सैकड़ों कच्चे मकान ढह गए। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि तूफान का जोर अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बिहार और इससे सटे उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री के अगुवाई ये दोनों करेंगे। हालांकि हवाई सर्वे में ममता बनर्जी पीएम के साथ नहीं रहेंगी। नुकसान का जायजा लेने के लिए वो अलग से सर्वे करेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कार्यक्रम रहने वाला है चक्रवात को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा का भी एरियल सर्वे होगा। देखिए, दोनों प्रदेशों के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद जो है दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। लगभग 11:15 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे और भुवनेश्वर जाएंगे और वहां से उड़ीसा के जिन जिन जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो बालासोर है या अन्य जिले हैं, वहां का एरियल सर्वे करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका पूरा जायजा लेंगे और वहां से सीधा कोलकाता जाएंगे और उसके बाद मिदनापुर और अन्य जिलों के अंदर जाकर वहां पर एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी से ये मुलाकात बहुत खास है क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके के हालात राजनीतिक बने हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात होगी। भले ही एक संकट के समय में है जब वहां पर एक यास साइक्लोन ने जो है पूरी तरीके से तबाही मचाई है, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। और पिछली बार भी याद कीजिए जब वो इसी तरीके का साइक्लोन आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सर्वे पर उन्होंने एरियल सर्वे भी किया था और पूरा जायजा लिया था। तब वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उनके साथ ही थी, लेकिन इस बार इस तरीके की कोई नहीं होने जा रहा है कि ममता बनर्जी उनके साथ एरियल सर्वे के समय साथ रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेंगे तब जरूर ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। लेकिन व्यास सर्वे साइक्लोन के बाद प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। जो क्षति हुई है उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या राहत पैकेज दिया जाएगा उसकी घोषणा प्रधानमंत्री के एरियल सर्वे के बाद ही जो है वो घोषणा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर झारखंड में यास तूफान के असर से एक पुल ढह गया। करीब 3 साल पहले ये पुल 13 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। नाम भले ही तूफान का लग रहा हो, लेकिन इस तबाही की असल वजह वो बीमारी है जो हमारे सिस्टम की रग रग में बस चुकी है। भारी भरकम
ये पुल किसी खिलौने की तरह बीचों बीच से दो टुकड़े हो गया। विकास के दावों के नाम पर खड़ा किए गए पुल की हैसियत तूफानी बारिश के आगे एक मजाक से ज्यादा साबित नहीं हो पाई। ये मंजर झारखंड के खूंटी का है, जहां विकास के नाम पर करोड़ों के खर्च की पोल 2 दिनों की बारिश ने खोल दी। कहने को तो ये देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान का कहर है, लेकिन असलियत ये है कि तूफान ने झारखंड में खोखले हो रहे सिस्टम की एक झटके में चिंदियां उड़ा दी। भारी भरकम पिलर जमीन में धंसकर चूर चूर हो गया और उस पर टिका पुल का एक हिस्सा सूखी लकड़ी की तरह चटक गया। कांची नदी में ये पुल महज 3 साल पहले बना था। पुल की लागत करीब 13 करोड़ थी। आरोप है कि पुल के आसपास अवैध रेत खनन हो रहा था। अवैध खनन के चलते पुल कमजोर हो गया। तूफानी बारिश में कमजोर पुल धराशायी हो गया। इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। इसी इलाके में इससे पहले भी 2 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पहले जो पुल गिरे उनका निर्माण करने वाली कंपनी वही है जिसने इस पुल को तैयार किया था। सीधा आरोप लग रहा है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा किए बगैर जनता का पैसा आंख मूंद कर चहेतों को लुटाया जा रहा है। इससे लगभग 15-20 गांव प्रभावित होंगे। इससे बुंडू थाना आपका नदी के उस पार पड़ गया, फिर इस साइड आपका सोनातू पड़ गया और इधर आपका तमाड़ पड़ गया। ये 3 थाना का बॉर्डर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन का लेवल पानी है नदी पर अभी। नदी में अभी लगभग 1-2 आदमी डूब जाएगा। 10 फीट के आसपास पानी होगा। क्या मतलब पुल धंसने लायक पानी था? पुल धंसने लायक पानी था, लेकिन इसमें करप्शन भी है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। यास तूफान के कहर के निशान देश के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर दिख रहे हैं, लेकिन झारखंड की ये घटना बता रही है कि तूफान ने जो किया वो तो एक झटके में किया। ज्यादा खतरा उन दीमकों से है जो सिस्टम को भीतर से खोखला करने में दिन रात जुटे हैं। अरविंद सिंह, खूंटी, आज तक। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त रांची से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ऐसे न जाने कितने पुल हैं जो उस एरिया में जो पहले इसी तरीके से ढह चुके हैं, उसके बावजूद आप उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका निर्माण की जिम्मेदारी देते हैं। और अब जांच की बात करते हैं। ढाक के 3 पात। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा जो है नमूना सामने आया है कि किस तरह से जो एक साथ साठगांठ होता है, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर अधिकारी हो, तो उनके बीच जो एक बना हुआ है, कार्टेल एक बना हुआ है, वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। जिस तरह से पुल जो है ध्वस्त हुआ, और अभी मजेदार बात यह है कि उसकी उद्घाटन भी नहीं हुई थी। 8 करोड़ के लागत से वो पुल बना था और वहाँ उस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन था। कांची नदी जो है उसके ऊपर ये पुल बना हुआ था और तमाड़ से सोनाहातू जाने का और राहे जाने का ये एक अच्छा रास्ता होता। ग्रामीण इलाका जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती, लेकिन वो जैसे साइक्लोन यस का इफेक्ट है, अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो इसने एक्सपोज कर दिया साइक्लोन के इफेक्ट ने कि किस तरह से अंडर द टेबल किस तरह से पाल्म को ग्रीस करके और किस तरह से काम लिया जाता है, किस तरह से जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अगर कोई नुकसान में रह रहा है तो वो है आम लोग। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जैसे पुल बह गया उसी तरह से पानी में बह जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन का ट्रेल कहीं ना कहीं छोड़ गया है। हर जगह जो नदियां हैं वो उफान पे हैं, जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड बारिश हुई है 31 साल में। झारखंड में अमूमन बरसात में 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार जो सेंट्रल झारखंड है अकेले वहां जो है इससे ज्यादा बारिश हो गई है एक दिन में। वो भी रांची में जो है 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चाईबासा जहां से ये जो तूफान है वो एंटर किया था वहां पे 207 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है हजारीबाग में 155 मिलीमीटर और अमूमन जितने भी सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट हैं, सेंट्रल झारखंड में डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे
100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश दर्ज की गई है और ये पलामू गढ़वा तक यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें और अगर हम दक्षिणी जिलों को छोड़ दें जहां आइसोलेटेड जिलों में ज़्यादा बारिश हुई है तो लगभग पूरे झारखंड में बारिश हुई है और हर जगह 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया गया है तो 24 जिले हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1300 से 1400 मिलीमीटर पूरे बरसात में बारिश होता था और अब जो है अकेले ही एक दिन में कितना बारिश हो गया यानी 1400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यास तूफान का असर अब झारखंड और बिहार जैसे तमाम राज्यों में भी पड़ रहा है, लेकिन अब आगे की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे मेहुल चौकसी की, क्योंकि 13,000 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी और चौकसी को एंटीगुआ से क्यूबा भागने की फिराक में डोमिनिका पुलिस ने धर दबोचा था, जिसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की खबरें आई, जिसकी पुष्टि खुद डोमिनिका और एंटीगुआ सरकार ने की। लेकिन अब इस केस में एक ट्विस्ट आया है। डोमिनिका सरकार ने कहा कि वो मेहुल चौकसी को भारत के बजाय एंटीगुआ ही भेजेगी। पीएनबी घोटाले में 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की उम्मीद को धक्का लगा है, क्योंकि अब डोमिनिका ने चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजने का फैसला किया है। दरअसल डोमिनिका के नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार चौकसी को जल्द एंटीगुआ भेज दिया जाएगा। इस बारे में एंटीगुआ और बारबुडा से चौकसी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद चौकसी को एंटीगुआ को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से कहा था कि चौकसी को सीधे भारत भेज दो, जिसकी पुष्टि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने भी की थी। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. दरअसल भारत प्रत्यर्पण के डर से मेहुल चौकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। रविवार को एंटीगुआ से लापता होने के बाद मेहुल चौकसी का पता लगाने में इंटरपोल भी लगी हुई थी। मंगलवार को उसे डोमिनिका में दबोच लिया गया था, जिसके बाद से माना जा रहा था कि मेहुल चौकसी को अब भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि तब मेहुल चौकसी के वकील ने कहा था कि मेहुल चौकसी अब भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है। Being in Antigua because he is a valid citizen of Antigua. Moreover, in Antigua, by challenging the vires, that is the constitutional validity of the Antiguan Extradition Act, Antiguan Citizenship Act, we've taken a stay on even the processing of any extradition request sent from India or to be sent from India. So the matter is pending in the High Court at Antigua, so there was no issue at all. यानी भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की उम्मीद एक बार फिर तकनीकी तामझाम में फंस गई है, जबकि डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारें चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए अपनी हामी भर चुकी थी। चौकसी को 2017 में एंटीगुआ और बरबुडा की नागरिकता मिली थी। 2018 में भारत से भागने के बाद से ही चौकसी एंटीगुआ में रह रहा था। पीएनबी घोटाले में चौकसी के साथ उसका साथी नीरव मोदी भी भारत छोड़कर भाग गया था। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डोमिनिका में चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उसको भारत लाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिलहाल ये मामला अब टल गया है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।